अहम खबर के साथ। नोट पर बवाल और हजार सवाल। जी हां, खबर दिल्ली से जुड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो है यशवंत वर्मा, जस्टिस के घर के अंदर की पहली तस्वीर आ गई है। इसमें जले हुए नोट साफ तौर पर दिख रहे हैं। 3 से 4 बोरियां मिली और पूरे कमरे भर में ये नोट फैला हुआ है। यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से पहुंचा, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। लेकिन सवाल बहुत सारे अभी बरकरार हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको पहले सब कुछ समझाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ जारी किया है। तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने देखिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इसमें एक रिपोर्ट भी दी गई जिसमें कहा गया है कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां पर आग को काबू जब कर लिया गया, आग पर काबू पा लिया गया था। उसके बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। जो नोट मिले हैं वो आधे जल गए हैं, आधे बेकार हो गए हैं। मामले से जुड़े हुए दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस वर्मा क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि घर में उनके या फिर उनके परिवार की तरफ से कोई भी नकदी कभी नहीं रखी गई, ये रकम मेरी नहीं है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची थी। देखिए, ये पहली बार ऐसा मामला सामने है जहां पर ना लोकायुक्त ने पैसा पकड़ा है, ना ईडी ने पैसा पकड़ा हो, यहां पे फायर ब्रिगेड को पैसा मिल गया है। ऐसा पहली बार देखने को मिला दिल्ली में। आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। उसके अंदर नोट भरे थे, वो भी नोट थे 500-500 रुपए के। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने जुडिशियल काम देने से जस्टिस यशवंत वर्मा को मना कर दिया। लेकिन अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी। सवाल क्या कुछ उठ रहे हैं ये हम आपको बता दें। देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस तरह से मामला सामने आता है, जज के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, 15 करोड़ करीब ये कैश है, लेकिन सिर्फ उनका तबादला हुआ है। उन्हें उनकी प्रैक्टिस पर हालांकि रोक लगा दी गई, कहा कि अब वो फिलहाल काम नहीं करेंगे, काम देने से उन्हें मना किया। लेकिन वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी। हो सकता है कि कॉल के साथ छेड़छाड़ हो जाए, जो उनकी कॉल डिटेल्स थी वो बदल दी जाए, कुछ डिलीट कर दिया जाए। अपील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप कुछ भी डिलीट मत करिए, लेकिन उन पर सख्ती नहीं बरती जा रही है। इसके पीछे दरअसल देखिए मसला यह है कि जब भी जजों की जांच होती है तो ये जांच कभी पुलिस नहीं करती है। जजों की जांच जो सिर्फ जज है वही कर सकते हैं, और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है और ये तीनों सदस्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इसमें शामिल किए गए हैं। अब वो इस पूरे मामले पर जांच करेंगे। ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार इतना सारा कैश किसका था, क्योंकि जस्टिस वर्मा तो ये कह रहे हैं कि ये कैश उनका नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि उनके घर पर आखिर कोई कैश रखकर क्यों चला गया। करीब 14-15 करोड़ रुपए उनके घर पर कौन रखकर चला जाएगा, वो भी जब एक जज का घर हो। किसी आम आदमी का घर हो तो समझ भी आता है, लेकिन जज के घर में सिक्योरिटी होती है, सीसीटीवी लगी होती है, वहां पर अगर परिंदा भी पर मार ले तो इसकी जानकारी सिक्योरिटी गार्ड्स को मिल जाए। लेकिन इस घर में करोड़ों रुपए कैश रखकर कोई चला गया। जज साहब कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है, उनके ना घर वालों ने रखा ना उन्होंने रखा। ये सफाई बहुत पेचीदा लगती है। ये रकम मेरी नहीं है वो कहते हैं, इस पर भी संशय बरकरार है। लेकिन अब जांच होगी तो जांच के बाद इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इस वक्त इलाहाबाद जब उन्हें ट्रांसफर करने की बात हुई तो लगातार इलाहाबाद के वकील उनका विरोध कर रहे हैं कि एक जज जिस पर जांच बैठाई गई है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो जज इलाहाबाद अगर पहुंचेंगे तो वहां पर लोगों के साथ किस तरह से न्याय करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका इस वक्त संकट में नजर आ रही है। न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जो लोगों के सवालों को सुलझाने का काम करते हैं वो खुद सवालों के घेरे में है। जो जज फैसला सुनाते हैं, अब इन जज का फैसला कब तक होगा ये जनता जानना चाहती है। जज के घर पर इतना पैसा कहां से आया ये भी जनता जानना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तस्वीरें जारी की है इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटों की गड्डियां हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना अधजली नोट है, ये 500 के करीब ये नोट है जो 4 से 5 बोरियों में भरकर रखी गई थी। तो देखिए सीजीआई संजीव खन्ना ने कुछ 3 अहम सवाल भी पूछे इस पूरे मामले पर। उन्होंने पूछा है कि घर में इतना जो कैश मिला है इसे जस्टिस वर्मा किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं। जितनी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये बताएं कि ये रकम उन्होंने कहां से अर्न की है, ये पैसे कहां से आए हैं, ये उन्हें बताना होगा।
और चले इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आदित्यनाथ मित्तल जी, जो कि पूर्व न्यायाधीश है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, सीधे लाइव जुड़ गए हैं। उनसे हम समझते हैं कि ये क्या कुछ पूरा मसला है। आदित्यनाथ जी, पहला तो देखिए सीजीआई ने भी ये सवाल किया, यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, किस तरीके से जस्टिस वर्मा जस्टिफाई करेंगे कि उनके घर पर करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि ये पैसे ना उन्होंने रखे ना उनके परिवार वालों ने रखे हैं। तो भाई कहां से पैसा आ गया? घर में सिक्योरिटी थी, घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, कोई तो बाहर से आके पैसा नहीं रख जाएगा। देखिए, ये भारत की न्यायपालिका को शर्मसार करने वाली दुखद घटना है। और जिस प्रकार से अब जस्टिस यशवंत वर्मा का जो बिहेवियर सामने आ रहा है वो भी सोचनीय है। जस्टिस वर्मा कानून के आदमी है, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। इवन अनपढ़ व्यक्ति भी ये जानता है कि अगर उसकी जेब में 5,000 रुपये रखे हैं तो वो जेब में 5,000 रुपये कहां से है। जस्टिस वर्मा जो सफाई दे रहे हैं कि ये आउट हाउस था, मैं ये पूछता हूं कि आउट हाउस में आपका पुराना फर्नीचर रखा था, आपके पुराने गद्दे रखे थे, आपका कबाड़ा रखा था, पर आपके नोट नहीं रखे थे, ये कैसे मान लिया जाए? दूसरी बात ये कि जो भी आवास माननीय न्यायाधीश को या किसी भी व्यक्ति को आवंटित होता है, उस आवास का हर कोना उस व्यक्ति के पोजेशन में माना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो उस समय वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद हो। मैं एक बात पर और दुख व्यक्त करना चाहता हूं, दुखी कहूंगा इसको, कि घटना 14 मार्च की है। उसके बाद ये घटना 21 मार्च को न्यूज़पेपर के माध्यम से सार्वजनिक हुई। इसी बीच उस कमरे की सफाई भी करा दी गई, साक्ष्य भी मिटा दिए गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 14 मार्च की घटना के तत्काल बाद क्यों पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिया गया? इसमें ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स वालों की रेड होनी चाहिए थी और न केवल उस आवास को, पूरे आवास को सील कर देना चाहिए था, बल्कि जस्टिस यशवंत वर्मा के और जो भी ठिकाने हैं, जैसे उनका इलाहाबाद में बहुत बड़ा घर है, इलाहाबाद के घर को भी सील कर दिया जाना चाहिए था। जैसे इनकम टैक्स वाले एक साथ 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 जगह किसी व्यापारी के मामले में रेड डालते हैं, तो इसी प्रकार से इस मामले में भी पुलिस को तुरंत चीफ जस्टिस से अनुमति लेकर के रेड डालनी चाहिए थी। अब बहुत से साक्ष्य मिटा दिए गए हैं। यह भी संभव है कि बहुत सा पैसा या गोल्ड ठिकाने लगा दिया गया। इस मामले में जो विलंब हुआ है वो विलंब उचित नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जस्टिस वर्मा का ये कहना कि वो पैसे मेरे परिवार के द्वारा या मेरे परिवार के किसी सदस्य के द्वारा या मेरे द्वारा नहीं रखे गए, मैं ऐसे स्पष्टीकरण पर मुझे विश्वास नहीं है। एक कानून में सिद्धांत है रेस इप्सा लोक्यूटर, वेयर द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। इस मामले में वीडियो फुटेज स्पष्ट रूप से घटना को बयान कर रही है। एक और कानून का सिद्धांत है धारा 411, 414 इंडियन पीनल कोड। उसमें अगर कोई चोरी की वस्तु किसी व्यक्ति के पास से बरामद होती है तो उस व्यक्ति को यह बताना होता है कि ये चोरी की वस्तु मैंने जानबूझ करके अपने पास नहीं रखी थी और मैं इनोसेंट हूं। इस मामले में भी ये दोनों सिद्धांत लागू होते हैं। और जस्टिस वर्मा, जिनके घर में, मैं घर ही कहूंगा, चाहे वो स्टोर रूम हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, उनके घर में जब इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है तो इसका जवाब तो जस्टिस वर्मा ही दे सकते हैं। और उनका ये कहना कि इस स्टोर में सीपीडब्ल्यूडी के लोगों का, गार्ड का, माली का और अन्य लोगों का फ्रीक्वेंट आना जाना था, मैं नहीं समझता कि आज के जमाने में कोई भी गार्ड, कोई भी माली, कोई भी सीपीडब्ल्यू का कर्मचारी इतना धनी हो जाएगा कि वो अपना पैसा जस्टिस वर्मा के घर में छिपाएगा। ये हास्यास्पद बातें हैं, पूरी तरीके से निराधार बातें हैं। कोई भी थर्ड पर्सन उनके घर में पैसा क्यों छिपाएगा, जबकि सबको मालूम है कि किसी न्यायाधीश के घर में एंट्री करने से पहले गार्ड वहां रहते हैं। गार्ड संबंधित माननीय न्यायमूर्ति से पूछते हैं कि अमुक व्यक्ति आपसे मिलने आया है, क्या उसको मिलने दिया जाए।
या न मिलने दिया जाए, और जब उनकी अनुमति प्राप्त हो जाती है तभी उस व्यक्ति को अंदर आने दिया जाता है। तो मेरी राय में उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लेना चाहिए, उनके घर के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी तुरंत कब्जे में लेना चाहिए। इसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, जितना विलंब होगा उतने साक्ष्य मिटाए जाने की प्रयास किए जाएंगे। और मेरा तो ये भी मानना है कि न केवल जस्टिस वर्मा बल्कि उनके पुत्र पुत्री अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उन पर भी रेड होना चाहिए, उनकी भी तलाशी लेनी चाहिए, उनके भी लॉकर्स को खंगाला जाना चाहिए, उनकी भी और वस्तुओं को देखा जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये संपत्ति कहां से ली। तो जहां तक जस्टिस वर्मा के स्पष्टीकरण का प्रश्न है जो उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिए हैं, वो स्पष्टीकरण किसी कहना चाहिए कि एक कानून जानने वाले व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे मेरी जेब में या मेरे लॉकर में 10 लाख रुपए रखे हुए। देखिए एक बात और बताऊं, अगर मेरे अकाउंट में ये पैसे होते तो एक बार को ये माना जा सकता था कि भाई इस अकाउंट में गलती से किसी व्यक्ति ने ट्रांसफर कर दिए, जैसा कि आमतौर पर अकाउंट्स में होता है। पर अगर मेरे लॉकर में, मेरे घर में, मेरे घर के किसी कोने में, मेरे बेडरूम के नीचे, मेरे किसी भी हिस्से में अगर पैसा है तो उसका स्पष्टीकरण मुझे देने का मेरा पूरा कर्तव्य है, और मैं इस प्रकार से गुमराह नहीं कर सकता कि मुझे नहीं मालूम। ठीक है, कानून ये इजाजत देता है हर अभियुक्त को कि वो अपनी सफाई में कुछ भी कहे और वो घटना से इनकार भी कहे। अगर कोई व्यक्ति दिन दहाड़े गोली मार करके मर्डर कर देता है और सीसीटीवी में पूरा फुटेज सामने आ जाता है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति हमेशा अदालत में यही कहता है कि ये मर्डर उसने नहीं किया है। तो जहां तक जस्टिस यशवंत वर्मा का प्रश्न है, ये एक स्वाभाविक है, वो यही कहेंगे कभी ये मुझे पता नहीं ये पैसे कहां से आए, ये मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं या एक आम जनता या कोई भी जागरूक जनता इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और ये न्यायपालिका पर बहुत बड़ा कलंक है, ये न्यायपालिका की गरिमा को गिराने वाली घटना है। और मैं फिर पुनः ये अनुरोध करूंगा कि इस मामले में तत्काल सभी ठिकानों पर रेड की जाए। जैसा कहा गया है कि सीजीआई ने उनसे कहा है कि आप कॉल डिटेल ना खत्म करें। मैं इस बात को मैं सम्मान के साथ सहमत नहीं हूं। उनके मोबाइल फोन को कब्जे में ले लेना चाहिए। बिल्कुल सर, अपील की जा रही है, अपील कर रहे हैं कि आप डिलीट ना करिएगा कोई डेटा। मैडम, मात्र अपील कर देने से मैं कह दूंगा था मैंने डिलीट नहीं किया, गलती से हो गया या नहीं हुआ। क्या दिक्कत है आपको उस फोन को कब्जे में लेने के? आप उसको अपने कब्जे में ले लीजिए ना। आप सारे बैंक लॉकर्स की चाबी अपने कब्जे में ले लीजिए, आप उनके रेजिडेंस को कब्जे में ले लीजिए, आप उनके इलाहाबाद के रेजिडेंस में तलाशी लीजिए, आप उनके निकट संबंधियों के घर में तलाशी लीजिए। 1 हफ्ते का समय मैडम। सर, पुलिस ने कोई एफआईआर इस पर नहीं की अब तक, इस पूरे मामले में ना ईडी की एंट्री हुई, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। क्या तबादला हो जा रहे से जांच हो जाएगी? एक ऐसा जज जिस पर आरोप लगे हैं फिलहाल, उनका ट्रांसफर होता है तो क्या जनता भरोसा कर पाएगी कि एक ऐसा जज उनके लिए जजमेंट क्या सुनाएगा? निश्चित रूप से जनता भरोसा नहीं कर पाएगी। और जहां तक तबादले का प्रश्न है, मेरी जानकारी ये है कि तबादला अभी विचाराधीन है जी। अभी तबादला हुआ नहीं है जी। उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट किया जा रहा था। इलाहाबाद के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने इस बात का भारी विरोध किया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई कूड़ेदान नहीं है। मैं आपको एक घटना और याद दिला देता हूं कि जस्टिस रे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एक सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति इलाहाबाद अचानक विजिट पर आए और जस्टिस रे जो चीफ जस्टिस थे वो लखनऊ में अपनी कोर्ट कर रहे थे, तो वो उनको इलाहाबाद में अटेंड नहीं कर पाए। वो लखनऊ से इलाहाबाद नहीं पहुंच पाए। केवल इसी बात से नाराज होकर के उनको सिक्किम ट्रांसफर कर दिया गया। आप ये अंदाजा लगाइए कि जहां 160 जजेस का चीफ जस्टिस हो, उस व्यक्ति को केवल 2 जजेस के चीफ जस्टिस, सिक्किम में केवल 2 जजेस हैं, ऐसे चीफ जस्टिस को ऐसी जगह ट्रांसफर किया गया। तो इलाहाबाद ट्रांसफर करना जो प्रस्तावित है वो मेरी राय में उनको एक इनाम देना है, उनको एक रिवार्ड देना है। और मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं
कि उनको इलाहाबाद ना भेजा जाए। ठीक है सर, बिल्कुल जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। आदित्यनाथ जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने बड़े ही आराम से और आसान भाषा में दर्शकों को समझाया कि क्या ये पूरा माजरा है, क्या कुछ इस पर आगे हो सकता है, क्या होना चाहिए था, क्या कुछ नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया, सत्सम्मान आपका, आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जज से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए हमने पूर्व न्यायाधीश को ही जोड़ा। उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई हुई और